एश्योरेंस क्या होती है। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके कितने अभी पेपर निकले हैं, कौन कौन से पेपर दे रहे हैं अभी। ठीक है, सिर्फ ऑडिट रहता है। ठीक है, तो पहली दफा ऑडिट पढ़ रहा है। ठीक है, तो ऑडिट इटसेल्फ वर्ड का मीनिंग क्या है। हाँ, एक ऑडिट हम सुनते रहते हैं ना, ऑडिट। हाँ, टू चेक एंड वेरीफाई, वेरीफाई समथिंग। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही मतलब है। ठीक है ना, ऑडिट करना मतलब चेक करना, किसी चीज को आप चेक कर रहे हैं, किसी चीज का आप एक तरीके से ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम ऑडिट को पढ़ते हैं एक सीए फील्ड के अंदर, क्योंकि हमारा जो कोर एक्सपर्टीज है वो क्या है, अकाउंटिंग है। ठीक है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं। तो ऑडिट जब हम करते हैं तो किस चीज का करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट क्या करेंगे, क्या चेक क्या करेंगे, आपके आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, क्या चेक करेंगे। कोई फ्रॉड ना हुआ हुआ हो, कोई एरर ना हुआ हुआ, और मिस यूज या मिस स्टेटमेंट ना हुई भी हो, और यही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहला जो दिमाग में आना चाहिए ना, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी हुई है। आईएफआरएस के हिसाब से बनती है पाकिस्तान में। ठीक है ना, इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, अगर यूएस में जाएंगे आपको यूएस गैप मिलेगा। ठीक है, अगर आप कहीं और कंट्री में जाएंगे वहाँ डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो सकता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं और उसके हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। लेट्स से आपको IS2 कहता है कि भाई आपको इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी में रिकॉर्ड होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि यार कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, वो कहे कि सिर्फ कॉस्ट पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, लोअर ऑफ का कॉन्सेप्ट ही ना हुआ। ठीक है ना, तो आपने अल्टीमेटली देखना क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि किस अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं। ठीक है, एक ऑडिटर का काम ये होता है, एक ऑडिटर का काम ये होता है कि वो ऑडिट ये करता है कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, क्या वो एज पर आपके आईएफआरएस, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अब वो आईएफआरएस भी हो सकता है, वो यूएस गैप भी हो सकता है, जो भी एप्लीकेबल होगा आपकी कंट्री के अंदर, क्या उसके हिसाब से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं या नहीं बने हुए, वो उसका काम होता है। लेट से कोई फ्रॉड नहीं है, कोई एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक कंपनी ने इन्वेंट्री रिकॉर्ड करके रखी हुई है अपने फाइनेंशियल्स के अंदर, और उसको कॉस्ट में रिकॉर्ड करी हुई है, जबकि उसकी एनआरवी लोअर है देन कॉस्ट। ठीक है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कह रहा है कि भाई उसको लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड करना है, मतलब आपको एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन अगर एक मैनेजमेंट ने वो एनआरवी लॉस रिकॉर्ड नहीं करा, अब वो कोई एरर भी नहीं, एरर होता है इंटेंशनली करना, वो अनइंटेंशनल होना। ठीक है, तो वो कोई एरर भी नहीं है और वो कोई फ्रॉड भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन्होंने करा हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस नहीं है, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। तो एक ऑडिटर का काम ये होता है कि यार ये देखना कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, इसको हम देखते हैं हमने चीजें क्या डिस्कस करी। अच्छा, सबसे पहले हमने डिस्कस ये करा था लास्ट क्लास में, हमने ग्रिड को डिस्कस करा था कि यार हमारी ग्रिड क्या है। मैं आपको एक नजर ग्रिड दिखा दूं। हमारी जो ग्रिड है, खैर ग्रिड वाली जो फाइल थी वो मेरी लैपटॉप में रह गई है, मैं आपको बाद में नेक्स्ट क्लास में इसको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ग्रिड में हमारे पास एक दो चैप्टर से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में, वो सारी चीजें हम फर्दर बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 के अंदर हमारे चीजें क्या है, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ऑडिट को समझना जरूरी है कि ऑडिट है क्या। ऑडिट हमने समझ लिया कि भाई ऑडिट क्या है, कि भाई किसी चीज को चेक करना, रिकॉर्ड्स को चेक करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हुए हैं या नहीं बने हुए। फिर हमें देखना है कि मीनिंग ऑफ एश्योरेंस क्या है।
ठीक है, वो भी हम आगे देख लेंगे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था ऑलरेडी ये चीजें। ठीक है, फिर इसके अलावा कुछ कंपनीज एक्ट वाली चीजें वो ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है, उसको हम फर्दर बाद में देख लेंगे। ठीक है, फिर कुछ आइजा 200 है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। आइजा जब भी हम बोलेंगे आइजा तो इसका मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जिस तरीके से IS 16 होता है, IS 2 होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसके नाम है ना, तो इसी तरीके से आइजा 200, आइजा 300, आइजा 315, तो इस तरीके से हम यहाँ यूज कर रहे होते हैं। तो ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, और एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट को भी हम आज की क्लास में देख रहे होंगे। थोड़ा सा रिकैप करेंगे लास्ट क्लास को। ऑडिट हमने पढ़ लिया, ऑडिट क्या है? इज एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी बाय एन ऑडिटर। ठीक है, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? आपका IFRS हो गया, US GAAP हो गया, और डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हो सकते हैं। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता कौन है? सर देखें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉर्मली जो है लॉ और रेगुलेशन आपको बता रहा होता है। कोई भी कंट्री होती है, कंट्री का जो भी लॉ और रेगुलेशन होता है वो आपको बताता है। हमें कौन बता रहा है? कंपनीज एक्ट बताता है। कंपनीज एक्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है कि भाई जो भी IFRS के अंदर चीजें वो आपने फॉलो करनी है। ठीक है ना, कंपनीज को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, अगर तो लॉ और रेगुलेशन नहीं बता रहा तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मैनेजमेंट या दोज चार्ज विद गवर्नेंस देखेंगे कि क्या सूटेबल हमारे लिए स्टैंडर्ड्स हैं, उसको हम फॉलो कर लें, तो अपने हिसाब से एक फ्रेमवर्क बना के उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर तो लॉ और रेगुलेशन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बता रहे, तो उस केस के अंदर आप कर रहे होंगे। एग्जाम्पल इधर लिखी हुई है, US GAAP, IFRS। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, पढ़ा है ना? कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट जिसको बोलते हैं, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इधर मेंशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑडिट की नीड पड़ती क्यों है? ऑडिट की जरूरत क्या है? क्या लगता है आपको, क्यों जरूरत पड़ती होगी? अब अच्छा, एक एक बेकरी में आप जाते हैं बाहर और बेकरी वाले को बोलते हैं कि भाई ऑडिट करा लो, करा लेगा? क्यों? वो क्यों नहीं कराएगा? उसका बिजनेस छोटा है, और उसके ब्रांचेस नहीं है। अच्छा, आपकी जो बात मुझे समझ में आई कि यार ब्रांचेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो अल्टीमेटली अगर मैं आपकी बात को समराइज करूँ ना, उसका मतलब ये कि अगर आप उसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे, ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे, तो वहां अपने लोग कंट्रोल करने के लिए दूसरे लोग बिठाए हुए हैं। ठीक है, और वो उस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं और आप डायरेक्टली नहीं कर रहे, और आपको जो वो चीजें बता रहे हैं आपको कि भाई मैंने रेवेन्यू इतना कर लिया, ठीक है, ये ब्रांच वाला कह रहा है मैंने रेवेन्यू इतना करा, अब आपको थोड़ा सा होगा यार, क्या रेवेन्यू में डंडी तो नहीं मार रहा? ठीक है ना, ये जो 100 का मुझे बता रहा है, क्या पता 200 का हुआ हो, क्या पता 300 का हुआ हो, क्या पता 500 का हुआ हो, ये 100 बता रहा है मुझे, तो उसको डाउट होता है। तो वो क्या करता है? वो बोलता है कि भाई कोई ऑडिटर आए जो कि इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, कोई इंडिपेंडेंट ऑडिटर, कोई रिश्तेदार ना हो किसी का। ठीक है ना, पता चला वही जो ब्रांच मैनेजर है उसका रिश्तेदार हो ऑडिटर, तो फिर तो फायदा क्या, वो तो अच्छी रिपोर्ट दे देगा। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट होना ऑडिटर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो ऑडिटर फिर फायदा नहीं है ऑडिट करने का। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, ऑडिट की जरूरत पड़ती क्यों है? जहां ऑनर्स डिफरेंट हो और मैनेज और कंट्रोल करने वाले लोग डिफरेंट हो। नॉर्मली आपने देखा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, जिसमें एक ही बंदा जो काम कर रहा होता है, जैसे बेकरी हो गई, ओनर वही ओनर होता है, वही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना, बेकरी वाले को क्या जरूरत कि वो ऑडिट कराए? बोले मैं अपने आप को ऑडिट कराऊं, दिमाग खराब है मेरा, मैं अपने आप का ही ऑडिट कर रहा हूँ, तो वो थोड़ी करवाएगा।
उसको जरूरत नहीं है। नॉर्मली पार्टनरशिप में भी जो दो पार्टनर्स आपस में होते हैं वो कर रहे होते हैं, तो वो जब डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व होते हैं उनको जरूरत नहीं होती। ठीक है। हाँ, कंपनीज में जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है क्योंकि कंपनीज में ऑनर्स डिफरेंट लोग हैं और चलाने वाले लोग डिफरेंट हैं। क्या मतलब? ऑनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। चलाने वाले लोग कौन है? मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो कौन है? चलाने वाले लोग, मैनेज करने वाले लोग, कंट्रोल करने वाले लोग। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन कौन करते हैं? डायरेक्टर्स करते हैं। शेयर होल्डर्स उनको इंपावर करते हैं कि भाई आप सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करोगे हमारे बिहाफ पे और आप हमारी कंपनी को गिरो करोगे, हम सिर्फ पैसा लगाएंगे। ठीक है। और वो डायरेक्टर्स को बिठा देते हैं। अब डायरेक्टर्स सारी चीजें वो डे टू डे के ऑपरेशंस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब उनको रिपोर्ट वो देते हैं कि भाई ये हमारे रेवेन्यूज है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देते हैं, इतनी प्रॉफिट है। अब उनको होता है डाउट कि यार क्या पता ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हो, क्या पता सही रिपोर्ट ना कर रहे हो। तो वो क्या करते हैं? एक ऑडिटर बुलवाते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट ऑडिटर आएगा, ऑडिट करेगा, चेक करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपने सही बनाए हैं या नहीं बनाए। ऐसा तो नहीं कि आपने नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू इस साल रिकॉर्ड कर दिया रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए। ठीक है ना? जबकि वो अकर ही नहीं हुआ। आईएफआरएस 15 आपको क्या कहता है कि जब अकर होगा तो आप करोगे। ठीक है। आपको इंपेयरमेंट वाला स्टैंडर्ड क्या कहता है कि भाई अगर तो आपकी वैल्यू इन यूज कम हो जाए या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हायर ऑफ, दोनों का हायर ऑफ अगर तो कम हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी चाहिए। हो सकता है मैनेजमेंट ने इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड ही ना करी हो कि भाई हमें दिखा रहे हो अच्छा अच्छा सब कुछ है लेकिन पीछे से सब कुछ खत्म है। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो अल्टीमेटली वो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई ऑडिटर आए, सारी चीजें चेक करें कि भाई जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं है, वो चीज चेक करने के लिए। ठीक है। तो हमने इधर मेंशन करा हुआ है ऑडिट इज नीड बिकॉज इन कंपनीज ओनर्स ऑफ बिजनेस आर ऑफन नॉट द सेम पर्सन हु मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ओनर्स होते हैं। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? मैनेज एंड कंट्रोल द कंपनी। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेवर्डशिप, अकाउंटेबिलिटी एंड एजेंसी। ठीक है। स्टेवर्डशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टेवर्डशिप का कॉन्सेप्ट अगर मैं आसान जबान में बोलूं तो चौकीदारी करना। ठीक है ना? किसी के एसेट्स की रखवाली करना। ठीक है। जितने भी एसेट्स हैं वो किसके हैं? शेयर होल्डर्स के, क्योंकि पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है। तो डायरेक्टर्स कर क्या रहे हैं? उनकी चौकीदारी कर रहे हैं, उनके एसेट्स की रखवाली कर रहे हैं ना। ऐसा ही है ना कि भाई कोई पैसों को चुरा ना ले, कोई ये ना कर ले, उसका सही यूज करना, वो सारी चीजें क्या कर रहे हैं? स्टेवर्डशिप का रोल कर रहे हैं। अच्छा, शेयर होल्डर्स ने उनको एम्पावर करा हुआ है कि भाई आप सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में आप साइन कर सकते हो, आपको मटेरियल खरीदना मटेरियल खरीद सकते हो, गुड्स खरीदने गुड्स खरीद सकते हो, कस्टमर को सेल करना कस्टमर को सेल कर सकते हो हमारे बिहाफ पे। उनको एम्पावर करे। जैसे कि एक ब्रोकर होता है, एक एजेंट होता है जिसको हम हायर करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे कुछ फैसले कर रहा होता है। ठीक है ना? हमारे जो कि बेस्ट इंटरेस्ट में होते हैं। ठीक है ना? इसी तरीके से शेयर होल्डर्स ने भी क्या करा? एम्पावर करा डायरेक्टर्स को कि वो सारे फैसले करें। तो इधर रिलेशनशिप क्या हो रहा है? एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है। एजेंट कौन है इधर? डायरेक्टर्स। प्रिंसिपल कौन है? शेयर होल्डर्स। जब आप एजेंट, एज अ एजेंट जब आप काम करते हो तो आप अकाउंटेबल होते हो, आप उसको जवाबदेह होते हो कि भाई बताओगे कि क्या क्या आपने उसके बिहाफ पे फैसले करें, उसका क्या रिजल्ट आया है। तो इसी तरीके से डायरेक्टर्स भी अकाउंटेबल हैं। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सूरत में बताते हैं कि भाई कंपनीज में इतने रेवेन्यूज हैं, इतने एक्सपेंसेस हैं, ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज हैं, वो सारी रिपोर्ट बताते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, एनुअली बता रहे होते हैं। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि यार ओवरऑल डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। एक तो स्टेवर्डशिप, दूसरा एजेंसी एजेंट प्रिंसिपल, थर्ड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। अच्छा जी, डायरेक्टर्स क्या करते हैं सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के किनको देते हैं? शेयर होल्डर्स को देते हैं। शेयर होल्डर्स को यकीन नहीं आता कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है क्या सही है गलत है। उसमें क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ऑडिटर आते हैं और ऑडिट करते हैं। ऑडिट करके एक रिपोर्ट इशू करते हैं जिससे एक क्रेडिबिलिटी आ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। ठीक है। शेयर होल्डर्स को ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, हाँ यार अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख रहा हूं तो ये अब सही होगी। ठीक है।
तो इस तरीके से ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि ऑडिट है क्या, फीचर्स क्या है ऑडिट रिपोर्ट के, ऑडिट का मेन फीचर क्या है। मैंने जैसे कि बताया इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, अगर कोई किसी का भाई, अगर डायरेक्टर का भाई ऑडिट करेगा तो वो तो डायरेक्टर की फेवर में ही करेगा, ठीक है ना, तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ट्रू एंड फेयर व्यू। हम क्या करते हैं सर, जब भी रिपोर्ट देते हैं तो ट्रू एंड फेयर व्यू बताते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल 100% ठीक है, ठीक है, हो सकता है कुछ ना कुछ मिस स्टेटमेंट हो। क्यों, इसकी वजह क्या है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस नहीं दे रहे, हम रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस दे रहे। रीजनेबल, रीजनेबल लफ्ज ही क्या है, किसी हद तक, ठीक है। एब्सोल्यूट लेवल क्या होता है, 100%। अच्छा 100% क्यों दे नहीं सकते, इसकी वजह क्या है? ठीक है, और ठीक है, देखिए पहला सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आपको जो ऑडिट कंप्लीट करना होता है ना, वो एक रीजनेबल टाइम में करना होता है, ठीक है। अच्छा 4 महीने में आपको एजीएम करवानी होती है एज पर कंपनीज एक्ट, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 4 महीने में जब आपको एजीएम करवानी है, उससे पहले आपको 21 दिन का नोटिस पीरियड देना होता है, ठीक है। उससे पहले नोटिस के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने होते हैं, ऐसा ही है। तो अब आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, अब एक क्लाइंट नहीं होता एक फर्म के पास, ऐसे कितने सारे क्लाइंट्स होते हैं, तो इतने सारे क्लाइंट्स करना, इतने सारे रिसोर्सेज को एंगेज करना, तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, रीजनेबल टाइम है, ठीक है। और कॉस्ट भी लिमिटेड होती है, रीजनेबल रखनी होती है। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा कॉस्ट चार्ज कर दोगे, इतनी ज्यादा कॉस्ट चार्ज कर दोगे, अल्टीमेटली बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, यही ऑब्जेक्टिव है ना। अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ जाए और इतनी ज्यादा कॉस्ट बर्डन आ जाए, तो यार पैसा कैसे कमाएंगे वो लोग बोलेंगे पैसा कमाने आए थे, इधर तो पैसा बन नहीं रहा, इधर तो उल्टा ऑडिट में निकल रहा है। ऑडिट उनके लिए क्या है, बर्डन है एक तरीके से, वो क्या बोलेंगे, बर्डन है। शेयर होल्डर्स के लिए रीजनेबल कॉस्ट हो तो वो बोलेंगे हाँ यार करवा लेते हैं, ताकि पता तो चले। जैसे मैं गाड़ी खरीदने, मैं अभी गाड़ी देख रहा था, ठीक है, गाड़ी खरीदने जाते हैं, अब गाड़ी की आप इंस्पेक्शन कराते कितने की हो जाती है, 5,000 की, ऐसा ही है ना। OLX से करवाएंगे, पार्क व्हील से कराएंगे, 5,000 तक की हो जाएगी। अब अगर वो मैं, अगर लेट से मैं 25 लाख की गाड़ी खरीद रहा हूँ और वो बोले भाई 5 लाख रुपए आप है ना मुझे इंस्पेक्शन के दो, कराऊंगा मैं इंस्पेक्शन? नहीं कराऊंगा ना, इतनी ज्यादा कॉस्ट लगेगी तो मैं नहीं कराऊंगा। हाँ कॉस्ट कम है, 5,000 रुपए, मैं बोलता हूँ यार जहाँ 25 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ, तो 5,000 की कॉस्ट क्या फर्क पड़ता है मुझे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप जो कॉस्ट है आपकी, जो 5,000 है, आप बोलते हैं यार ठीक है जस्टिफाइड है, इतनी तो कॉस्ट में इनकर कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा मटीरियलिटी का। मटीरियलिटी हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे, मटीरियलिटी का एक अलग से चैप्टर है और थोड़ा सा मैं भी आपको बताऊंगा। अच्छा स्टैच्यूटरी ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट है, वो पाकिस्तान में पब्लिक कंपनीज के लिए, आपने कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि पब्लिक कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट आपको लाजमी ऑडिट करानी है। और प्राइवेट कंपनीज जिनका शेयर कैपिटल, जिनका पेड अप कैपिटल अगर तो 1 मिलियन से ज्यादा है, उनके लिए भी मैंडेटरी है, उनको ऑडिट करवाना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई कंपनी चाहती है वो वॉलंटरी ऑडिट करवा सकती हैं। अच्छा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, प्रिपरेशन करना किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है। अच्छा एक और बात आपने बोली कि यार फ्रॉड को डिटेक्ट करना एक ऑडिटर का काम है, नहीं, हमारा काम डिटेक्ट करना फ्रॉड को नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनी है नहीं बनी, जो रेवेन्यू अकर हुआ है क्या वो रिकॉर्ड हो गया। क्या पता कोई रेवेन्यू अकर हुआ हो और रिकॉर्ड ही ना हुआ हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि रिकॉर्ड हुआ हो और रिकॉर्ड ही ना हुआ हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है कि यार कोई चीज
अकर ही ना हुई हो, रिकॉर्ड हुई भी हो, ठीक है ना। रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ, ठीक है, आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड ही नहीं करा क्योंकि आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, ऐसा है नहीं है, हो सकता है ना। तो आपने ये देखना है कि यार एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स हुई है नहीं हुई। हाँ, अगर ड्यू टू फ्रॉड या एरर वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं बने हुए तो वो आप हाईलाइट करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आपका ओपिनियन देना ये नहीं है मकसद कि यार ये फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं है इधर, ये मकसद बिल्कुल भी नहीं। ओपिनियन में क्या देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हुए हैं या नहीं बने हुए, वेदर इट प्रेजेंट फेयरली और नॉट, ठीक है। ये काम बिल्कुल भी नहीं है कि हम डिटेक्ट करने जा रहे हैं फ्रॉड को या प्रिवेंट करने जा रहे हैं फ्रॉड से। बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की, डायरेक्टर्स की, क्योंकि डायरेक्टर्स रखवाले ना, चौकीदार कौन है? डायरेक्टर्स हैं। तो रखवाली जो करेगा, जो चौकीदार होगा वही फ्रॉड से बचाएगा ना, वही चोर को घुसने से अंदर बचाएगा ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड से बचाने की, फ्रॉड को डिटेक्ट करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। अच्छा, उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स, फ्रॉड से बचाने के लिए आपको कंट्रोल्स प्लेस करने पड़ते हैं। कैमरा लगा दिया आपने, जो आपकी जो दरवाजा है वो लॉक कर लिया आपने, ये सारे क्या होते हैं? कंट्रोल्स, ठीक है। एक सिक्योरिटी गार्ड अलग से बैठा हुआ है, ये सारे क्या है? कंट्रोल्स हैं, ठीक है। कंट्रोल्स को प्लेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? मैनेजमेंट की, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो प्रिवेंशन करना, डिटेक्शन करना फ्रॉड की किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की। प्रिपरेशन करना किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की। इम्प्लीमेंटेशन करना और डिजाइन करना कंट्रोल्स को किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की। अब ऑडिटर्स आएंगे, ऑडिटर्स किसके कहने पे आ रहे हैं? ऑनर के, ऑनर ला रहे हैं। ऑडिटर्स को कौन ला रहे हैं? ऑनर्स ला रहे हैं। ऑनर्स के कहने पे ऑडिटर्स आ रहे हैं। तो अगर वो आएंगे तो अब मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है कि भाई उनको तमाम इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। रेवेन्यू, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू का सेल्स रजिस्टर होगा, आप सेल्स रजिस्टर प्रोवाइड करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा है, उसका एक फिक्स एसेट रजिस्टर होगा, वो आप प्रोवाइड करेंगे। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होगी, वो आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस वेरीफाई करने के लिए आप बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें आप प्रोवाइड करेंगे जो ऑडिटर को जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा वहां जितने भी लोग हैं, चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे कोई एडमिन डिपार्टमेंट के लोग हैं, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, अगर ऑडिटर किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो वो उनके पास एक्सेस आप दोगे ताकि वो उनसे सवाल जवाब पूछ सकें। ये किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि ये मेक श्योर करें कि तमाम इंफॉर्मेशन इनको मिल रही हो, तमाम लोगों का एक्सेस मिल रहा हो जिनकी इनको जरूरत है। इसके अलावा भी अगर इनको कुछ चाहिए तो वो ऑडिट से रिलेटेड आप उनको फैसिलिटेट करोगे, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाली बात। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा जी, अब आ जाते हैं अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। ऑडिट हमने पढ़ा कि ऑडिट क्या है? चेक करना, ठीक है। अश्योरेंस क्या है? एक कॉन्फिडेंस, जो ऑडिट से निकल के, जो ऑडिट करने के बाद आपको क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो सही है गलत है, ठीक है। अच्छा, एश्योरेंस की टाइप्स हैं। एक हमने पढ़ी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस 100%, जो कि ऑडिट में नहीं देते, ठीक है। हम ऑडिट में कौन सी एश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस। एक और हमारे पास एक टाइप होती है एश्योरेंस की, लिमिटेड एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस कब देते हैं? जब हम रिव्यू करते हैं, ऑडिट नहीं करते, रिव्यू करते हैं, ठीक है। रिव्यू में क्या फर्क है और ऑडिट में क्या फर्क है? रिव्यू में प्रोसीजर्स कम परफॉर्म करते हैं, चेकिंग मतलब कम करते हैं। चेकिंग कम करेंगे तो एविडेंस भी कम मिलेगा। जब एविडेंस कम मिलेगा तो मैं थोड़ा सा जब ओपिनियन दूंगा तो बोलूंगा हाँ यार, जहां तक मेरा मामला है उसके हिसाब से सही लग रहा है। फिलहाल मुझे कोई ऐसी चीज मिली नहीं है जिससे मैं बोलूं ये गलत है। तो मैं लिमिटेड एश्योरेंस में कैसे बोल रहा हूँ कि मुझे कोई अभी तक ऐसी कोई बात दिखी नहीं जिससे मैं बोलूं कि ये बंदा ठीक नहीं है। अगर लेट से
मैं कोई मेरे से आता है, बोलता है भाई आपका नाम क्या है, दिलीप सिंह। बोलता है कि भाई दिलीप सिंह के बारे में बताओ, दिलीप सिंह कैसा बंदा है। अब मेरी मुलाकात आज आपसे हुई है, तो मैं उसको बोलूंगा यार अभी तक जो हमारा इंटरेक्शन रहा है उसके हिसाब से कोई मुझे ऐसी बात नहीं दिखी कि यार ये कोई बुरा बंदा है। ठीक है, अब इधर कोई मेरे पास ज्यादा, मैंने आपके चेकिंग नहीं करी, कुछ भी नहीं करा ना, ज्यादा मेरे पास एविडेंस है, तो मैंने बोला फिलहाल जो अभी तक की इंटरेक्शन है उसके हिसाब से कोई ऐसी बात मुझे मिली नहीं है जिसमें मैं बोलूँ ये अच्छा बंदा नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक है मेरा दोस्त, मेरा यार, जिसके साथ रोज मेरा उठना बैठना है। ठीक है, रोज उठता बैठता हूँ, रोज मैं मिलता हूँ। अब उसके बारे में मेरे से कोई पूछेगा तो मैं कॉन्फिडेंस में बोलूंगा, एक रीजनेबल लेवल पे कॉन्फिडेंस। एब्सोल्यूट तो उस केस में भी नहीं देता, मुझे क्या पता यार अंदर से दिल का कैसा है, दिल का हाल तो कोई भी नहीं जानता ना। तो यार अगर वो मेरे बारे में पूछेगा बोलूंगा हाँ यार ये बंदा अच्छा बंदा है। एक कॉन्फिडेंस होगा मुझे, क्योंकि मैं रोज उठता बैठता हूँ, मेरे पास एविडेंस ज्यादा है, रोजाना का एविडेंस है। बात समझ में आ रही है? तो एश्योरेंस क्या है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे शो करते हैं, आप ओपिनियन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना, आप बताते हैं कि भाई प्रेजेंट फेयरली ट्रू एंड फेयर व्यू। ओपिनियन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एश्योरेंस, एश्योरेंस इज गिवन बाय परफॉर्मिंग ऑडिट, ऑडिट करेंगे तो एश्योरेंस आएगा ना। ठीक है। टाइप ऑफ एश्योरेंस, ये हम बाद में जब रिव्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो लिमिटेड एश्योरेंस को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी हमें ज्यादा फोकस किस पे करना है, रीजनेबल एश्योरेंस, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑडिट। ऑडिट पढ़ रहे हैं, ऑडिट में क्या दिया जाता है, रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है। और ऑडिट प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव फॉर्म। पॉजिटिव फॉर्म, अच्छा लिमिटेड एश्योरेंस नेगेटिव फॉर्म में दिया जाता है, नथिंग इन दिस रिपोर्ट। ठीक है, इन अवर ओपिनियन। ठीक है, मैं बोल रहा हूं क्या कि भाई जो अभी तक मेरा मामला रहा है, जो अभी तक मैंने आपको देखा है, उसके हिसाब से मुझे कोई ऐसी बात मिली नहीं है जिसपे मैं कहूं कि ये बंदा अच्छा नहीं है। ये क्या मैं बोल रहा हूँ, नेगेटिव फॉर्म में बोल रहा हूँ। एक होता है पॉजिटिव फॉर्म, जिसमें मैं कह रहा हूं कि यार ये बंदा ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है ना। एक है नेगेटिव फॉर्म, एक है पॉजिटिव फॉर्म। तो रीजनेबल एश्योरेंस जब मैं देता हूँ किस फॉर्म में दे रहा हूँ, पॉजिटिव फॉर्म में दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है। उसको हम फर्दर अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। एक तो मैंने बात आपको बताई थी, सैम्पलिंग वन ऑफ द रीजन। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक रीजनेबल टाइम है, रीजनेबल कॉस्ट है, तो उसके हिसाब से मैं एक सैम्पलिंग बेसिस पे ऑडिट करता हूँ। 100 ट्रांजेक्शन है, उसमें से मैं 10 चेक करता हूँ। हो सकता है 10 में कुछ मसला ना मिले, बाकी में मसला हो, रिस्क है ना। अब ये इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट की, क्योंकि अब मुझे एक रीजनेबल टाइम में कंप्लीट भी करना है। टाइम ज्यादा लगाऊंगा तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो बिजनेस के लिए बर्डन हो जाएगा। ठीक है। तो एक रीजनेबल टाइम में करना है। इसके अलावा एस्टिमेशन इन्वॉल्व होती है, जजमेंट इन्वॉल्व होती है, इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया, इसको अपने दिमाग में अच्छे से उतार लिया, ठीक है, आपका पूरा ऑडिट आगे का आसान है। ये समझ लें, पूरा ऑडिट समराइज अगर हो ना, तो वो इस फॉर्म में समराइज होगा। अगर पूरा ऑडिट को समराइज करा जाए, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं अगर उनको समराइज करा जाए एक जगह पे, तो ये 5 एलिमेंट्स में ये समराइज होगा। 5 एलिमेंट्स क्या है, 3 पार्टी रिलेशनशिप। 3 पार्टी रिलेशनशिप पे क्या आ जाता है, 3 बंदे आ जाते हैं। 3 बंदे कौन है, एक ऑडिटर, एक शेयर होल्डर और एक डायरेक्टर। ठीक है। शेयर होल्डर्स कौन लोग हैं, जो अपॉइंट करते हैं। शेयर होल्डर्स कौन लोग हैं, जो अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को। ठीक है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को। ऑडिटर क्या करते हैं, एफएस का ऑडिट करते हैं। एफएस बनाता कौन है, डायरेक्टर्स बनाते हैं। ऑडिट करके रिपोर्ट किसको देते हैं, शेयर होल्डर्स को देते हैं। शेयर होल्डर्स को जब रिपोर्ट मिलती है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्फिडेंस से रीड करता है, बोलता है कि हाँ अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होगी। यहां तक क्लियर है? तो प्रैक्टिशनर कौन हुआ, ऑडिटर। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन हुई, रिस्पॉन्सिबल पार्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर। ठीक है। इंटेंडेड यूजर, यूजर कौन है, रिपोर्ट का यूजर कौन है, शेयर होल्डर्स। ठीक है। अच्छा,
दूसरी चीज, ये तो हो गया हमारा 3 पार्टी रिलेशनशिप। पूरे ऑडिट में रिलेशनशिप क्या, 3 पार्टीज का रिलेशनशिप है, ऑडिटर, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स एफएस बना के देंगे, ऑडिटर उनका ऑडिट करेगा, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को और वो रिपोर्ट देंगे शेयर होल्डर्स को। ठीक है। सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, ऑडिट करोगे किसका, सब्जेक्ट मैटर, एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर। जिसका, जिस चीज का आप ऑडिट कर रहे हो उसको कहेंगे सब्जेक्ट मैटर। सूटेबल क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर जो बने हुए हैं किसी ना किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हुए होंगे, ठीक है ना। आप चेक क्या करोगे, क्या वो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हुए हैं या नहीं बने हुए। ठीक है, उस क्राइटेरिया को सामने रखोगे। पहले आप क्या करोगे, एफएस सामने रखे, पहले चेक करोगे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, आईएफआरएस फॉलो हो रहा है, आईएफआरएस को अपने सामने रखोगे। आईएस2 क्या कहता है, अच्छा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, क्या ये लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को चेक कर रहे होगे। एविडेंस, जब आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करोगे कि भाई आपने एक वो 10-100 ट्रांजेक्शन आपने ली रेवेन्यूज की, उसमें से 10 ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करोगे। 10 ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कैसे करोगे, आप इनवॉइस मांगोगे मैनेजमेंट से, क्या वाकई में ये रेवेन्यू हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आप गुड्स डिलीवरी नोट लोगे, क्या वाकई में आपने गुड्स डिलीवर करे या नहीं करे। इनवॉइस तो कंपनी खुद बनाती है, डिलीवरी नोट भी बना लिया खुद ने। ठीक है, फिर उस सामने वाली कंपनी ने क्या दिया होगा, गुड्स रिसीव नोट दिया होगा। वो रिसीव नोट की कॉपी आपके पास पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। ठीक है, तो आप ये सारे एविडेंसेस लोगे, कॉन्ट्रैक्ट लोगे, सारी जितनी भी चीजें वो लेके आप वेरीफाई करोगे। एविडेंस, एविडेंस होगा, अब आप बोलोगे हाँ यार रेवेन्यूज जो मैंने चेक करे वो सही है। उसकी बेसिस पे आप क्या बोल रहे हो, ओपिनियन दे रहे हो ना, सही है। इसी तरीके सारे हेड्स जब आप कर लोगे और सब हेड सही होंगे, फिर आप बोलोगे कि हाँ यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। वो बात किधर लिखोगे, रिपोर्ट में लिखोगे। वो रिपोर्ट को एश्योरेंस रिपोर्ट कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो 5 एलिमेंट्स में क्या चीज है, दोबारा रिपीट करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। आईएफआरएस क्या बोलेंगे उसको, सुटेबल क्राइटेरिया, और एविडेंस एश्योरेंस रिपोर्ट। क्लियर है यहाँ तक। ये हमने सारा लास्ट क्लास का रिवीजन करा है। ठीक है, आधा गए कितने, कितनी देर लगा के, 45 मिनट आई थिंक लग गए। ठीक है, लेकिन ये कि एटलीस्ट थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिल गया। अब हम आगे पढ़ेंगे तो अब आपको मजा आएगा। ठीक है, अच्छा, अब मकसद क्या है, हमने पढ़ा ऑडिट का मतलब क्या है, पहले हमने क्या पढ़ा, देखिए बहुत सीक्वेंसिंग में चल रहे हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ा ऑडिट का मतलब क्या है, ऑडिट, इस सब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑडिट एंड एश्योरेंस। ऑडिट एंड एश्योरेंस, तो हमने ऑडिट का मतलब पहले पढ़ा, फिर हमने एश्योरेंस का मतलब पढ़ा कि एश्योरेंस क्या होता है, ऑडिट क्या होता है, ये हमने समझ लिया। एक ऑडिटर का मकसद क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अब ये समझना जरूरी है। देखिए, एक अगर आप एग्जाम का पेपर करके मेरे से चेक करवाओगे, लेट से आईकेप का एग्जामिनर है, वो चेक कर रहा है आपका पेपर, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या होगा ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या है उसका, सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, इसमें कोई मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं है, गलतियां तो नहीं है। अच्छा, गलतियां कितनी नहीं है, कितनी गलतियां नहीं है। अगर आपके 70 मार्क्स आते हैं उसको फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पास लिख देगा ना वो। 60 आएंगे, फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पास लिख देगा। 55 आएंगे, पास लिख देगा। 51 आएंगे, पास लिख देगा। 49 आएंगे, फेल। तो मटीरियल मिस स्टेटमेंट 5 से फर्क नहीं पड़ रहा, 10 से फर्क नहीं पड़ रहा, 15 से फर्क नहीं पड़ा, 30 से भी फर्क नहीं पड़ा, 40 से भी नहीं पड़ा, 45 से भी नहीं पड़ा, फर्क किससे पड़ा, 51 से। 51 क्या है आपके लिए, मटीरियल मिस स्टेटमेंट। तो एक ऑडिटर का भी काम क्या होता है, क्या एफएस को देख रहा है, वो देखता है मटीरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। अगर तो मटीरियल है तो ओपिनियन चेंज होगा, अगर मटीरियल नहीं है
ओपिनियन सेम रहेगा, ओपिनियन आप क्या बोलोगे, सब सही है। छोटी मोटी मिस स्टेटमेंट होगी, आप बोलोगे कोई मसला नहीं है, सब सही है, कुछ नहीं बताओगे। ठीक है, आप क्या बोलोगे, पास। सिंपल, बताने की जरूरत ही नहीं है मार्क्स, जैसे आई कैप में नहीं बताते, मार्क्स बताने की जरूरत ही नहीं है, आपने क्या लिखना है, पास। तो इसी तरीके से रिपोर्ट में भी लिखेंगे प्रेजेंट फेयरली, गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, जब कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट होगी, मटीरियल मिस स्टेटमेंट होगी, तो फिर आप वहां हाईलाइट करोगे कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली। ठीक है, तो मटीरियल इधर जो मेन चीज है, ठीक है ना, मटीरियल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मिस स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ, मटीरियल मिस स्टेटमेंट। एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि वो रीजनेबल एश्योरेंस ले। किस बात की रीजनेबल एश्योरेंस ले, कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ठीक है ना, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, कोई गलती तो नहीं है। गलती के दो रीजन होते हैं, एक तो इंटेंशनल होता है, एक अनइंटेंशनल होता है। इंटेंशनल रीजन होता है फ्रॉड करना, अनइंटेंशनल क्या होता है, एरर की वजह से होती है। समझ में आ गया? ठीक है, और फिर जब वो ये देख लेता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, तो फिर उसका काम, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपिनियन देना, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट are prepared in accordance with applicable financial reporting framework। applicable financial reporting framework क्या है, IFRS। ठीक है, और दूसरा काम क्या है, एक तो रीजनेबल एश्योरेंस ली, और आप रिपोर्ट प्रोवाइड करोगे। ओपिनियन किस में एक्सप्रेस करोगे, रिपोर्ट में एक्सप्रेस करोगे ना। तो रिपोर्ट दोगे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, एक ऑडिट रिपोर्ट दोगे। यहां तक क्लियर है? मिस स्टेटमेंट क्या है, मिस स्टेटमेंट को अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि भाई अगर तो रिपोर्ट के अंदर लेट से 100 रुपए आ रहे हैं, ठीक है, इन्वेंट्री आ रही है 100 रुपए की। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अच्छा ये है कॉस्ट। एनआरवी जो इन्वेंट्री की है वो है 80 रुपए, रिकॉर्डिंग किस पे होनी चाहिए, 80 पे होनी चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है दोनों का, वो कितना है, 20 रुपए। तो ये 20 रुपए क्या होगी, मिस स्टेटमेंट। रेवेन्यू आपका 100 रुपए से रिकॉर्डेड है, इसमें से 20-30 रुपए ऐसा है जो कि अगले साल से पर्टेन करता है। पैसे रिसीव हो गए कस्टमर से, लेकिन अभी तक आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं करी। IFRS 15 क्या कहता है, जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, वो अगले साल हुई, तो ये 30 रुपए क्या रिकॉर्ड होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से कब रिकॉर्ड होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर में होना चाहिए। तो मतलब ये रेवेन्यू एक्चुअल में कितना रिकॉर्ड होना चाहिए, 70 रुपीज से। ये जो डिफरेंस है 30 रुपए का, ये क्या है, मिस स्टेटमेंट। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आइजा 200 की। अब हम आ गए, ये तो हमने शुरू के कॉन्सेप्ट समझे कि ऑडिट क्या है, एश्योरेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। कुछ रिक्वायरमेंट्स है आइजा 200 की। ठीक है, जो पूरा बताता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स टू कंडक्ट ऑडिट, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ऑडिट करने की, बुनियादी चीज। ऑडिट करना है तो ये 5 रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। ऑडिट करना है तो ये 5 रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। ऑडिट करने के लिए आपको ऑडिट करना है, 5 रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। 5 रिक्वायरमेंट क्या है, तो एक एथिकल रिक्वायरमेंट है, एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, एक प्रोफेशनल जजमेंट है, एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना, और तमाम ऑडिट करना एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से। ठीक है, अब 5 रिक्वायरमेंट को हम इंडिविजुअली अलग से देख रहे होंगे। एथिकल रिक्वायरमेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट को हम वैसे तो एथिक्स पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, एथिक्स के ऊपर एक अलग से हमारे मार्क्स भी आईकेप ने रखे हुए हैं। ठीक है, उसके ऊपर से एक अलग से क्वेश्चन भी आता है।
ठीक है, और उसको डिटेल में आगे कवर भी करेंगे। इधर से हमें इतना सा समझना है कि यार एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, और एथिकल रिक्वायरमेंट में क्या 5 बातें होती हैं? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटेग्रिटी मतलब ऑनेस्टी के साथ करना, ठीक है ना, ये नहीं कि यार आपने बोला कि ठीक है जाने दो यार, ऑनेस्टी के साथ करना है, ठीक है, ऑनेस्ट रहना है आपने। ये नहीं कि यार आपको कोई मिस स्टेटमेंट दिखी, आपने उसको छुपा दिया, आपने आगे कम्युनिकेट करा, सब सही है, ऑनेस्टी नहीं थी। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव रहना है मतलब फ्री फ्रॉम बायस, ठीक है ना। हो सकता है कि यार मैं किसी का ऑडिट कर रहा हूँ और इधर मेरा इंटरेस्ट हो, मेरे शेयर्स हो इस कंपनी में, जब मेरे शेयर होंगे इस कंपनी में, और अगर मैं इसकी कोई मिस स्टेटमेंट दिखाता हूँ और उस मिस स्टेटमेंट की वजह से ये कंपनी लॉसेस में चली जाती है, और उसकी वजह से वो लॉसेस जब पब्लिकली आएंगे तो शेयर होल्डर्स की जो शेयर प्राइसेस होंगी वो क्या होगी? कम हो जाएंगी। शेयर प्राइसेस कम होगी तो नुकसान किसको होगा? मुझे नुकसान होगा, ठीक है ना। जब मुझे नुकसान होगा तो अल्टीमेटली मैं क्या बोलूंगा? नहीं यार एडजस्टमेंट जाने देते हैं, जाने देते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपने क्या करना है? ऑब्जेक्टिव रहना है। अगर आपका कोई इंटरेस्ट है क्लाइंट में, अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो आप क्या करोगे? आप डिस्क्लोज करोगे, बता दोगे, और आप साइडलाइन हो जाओगे, ठीक है। आप वो ऑडिट नहीं करोगे। या फिर एक इंटरेस्ट होता है, मेरा कोई भाई डायरेक्टर है उस कंपनी में, अब अगर मैं कुछ ऐसा कोई एडजस्टमेंट करवाता हूँ या कुछ करवाता हूँ तो मेरे भाई के लिए मुश्किल हो जाएगी, तो अब मैं क्या हो जाऊंगा? मैं उसके प्रेशर में आ जाऊंगा, तो मैं मिस स्टेटमेंट छुपाऊंगा, रिपोर्ट सही नहीं दूंगा। तो उस केस में मुझे क्या रहना? ऑब्जेक्टिव रहना है। मुझे अगर कोई इंटरेस्ट है, कोई इस टाइप का रिलेशनशिप है, तो मुझे डिस्क्लोज करके हट जाना है, ठीक है। जो मेरी कॉम्पिटेंस हो, अगर मैं ऑडिट कर रहा हूँ किसी का, तो मेरी कॉम्पिटेंस हो ऑडिट करने की, मुझे पता हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। पता चला मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज नहीं है, लेट्स से मैंने यूएस में किसी कंपनी का ऑडिट पकड़ लिया, ठीक है, अब मुझे यूएस गैप की नॉलेज ही नहीं है, कैसे ऑडिट करूंगा? तो कॉम्पिटेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिहेवियर मुझे प्रोफेशनल रखना है, और जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है, किसी और को डिस्क्लोज नहीं करनी, ठीक है। तो ये एथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस करना ये इंपॉर्टेंट है। ऑडिट करना है, कंप्लायंस पहली शर्त है एथिकल रिक्वायरमेंट की। इंडिपेंडेंस होना इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस का मेन चीज किधर आ जाएगी? एथिकल रिक्वायरमेंट्स में ही कवर हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या लफ्ज से क्या समझ में आता है स्केप्टिसिज्म के? हाँ, अंग्रेजी का वर्ड क्या है स्केप्टिसिज्म? क्या लग रहा है? हाँ, स्किप कर जाना। और क्या दिमाग में आ रहा है? और कुछ भी नहीं आ रहा। स्केप्टिसिज्म एक क्वेश्चनिंग माइंड, शक जो नहीं करते, शक करना। तुम किधर गए थे? अच्छा, इतना लेट क्यों आए हो? किधर गए थे? वो घर पे अक्सर अम्मी नहीं होती, वो अब्बू होते हैं, शक करते हैं, बोलते हैं तुम किधर गए थे, मुंह से स्मेल आ रही है तुम्हारे, ठीक है, समझ गए? क्या खाया है तुमने? तुमने कोई बाहर की क्या चीज खाई है? शक करना, क्वेश्चनिंग माइंड। मेरा लड़का किस सोबत में बैठ रहा है आजकल, ठीक है, किन लोगों में बैठ रहा है, फोन पे किससे बात कर रहे हो, ठीक है। तो क्या है? क्वेश्चनिंग माइंड। यार मेरा लड़का कहीं बिगड़ तो नहीं रहा, फोन पे किससे बातें कर रहा है? क्वेश्चनिंग माइंड। तो इसी तरीके से क्वेश्चनिंग माइंड आपने क्लाइंट पर भी करनी है। जब आप ऑडिट करने जा रहे हैं, अगर वो आपको बोल रहा है कि यार हमारी सेल्स, आपने देखा कि लास्ट ईयर रेवेन्यू थे 100 रुपए के, इस बार हो गए 300 रुपए के, वो आपको कह रहा है 300 रुपए के, आप परेशान, यार 300 रुपए के। आप क्लाइंट के पास गए, क्लाइंट ने बोला कि यार हमारी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई, ठीक है, जिसकी वजह से 300 रुपये हो गई, 3 गुना डिमांड बढ़ गई। अच्छा भाई, 3 गुना डिमांड बढ़ गई, आप आ गए हंसते हंसते, मैनेजर को बोला 3 गुना डिमांड बढ़ गई, पता चल गया, अपने पास एविडेंस आ गया, 3 गुना डिमांड बढ़ी, इसका रीजन क्या है? 100 रुपए से 300 का डिमांड बढ़ गई। मैनेजर ने बोला डिमांड क्यों बढ़ गई?
क्वेश्चनिंग माइंड। क्यों बढ़ गई डिमांड? क्या रीजन है डिमांड बढ़ने का? क्या रीजन है? क्या रीजन हो सकता है? प्राइस? क्या प्राइस कम हुई है? पूछा आपने मैनेजमेंट से? पूछा ही नहीं आपने मैनेजमेंट से। पूछना चाहिए था ना आपको मैनेजमेंट से। डिमांड बढ़ने के क्या कॉजेज हो सकते हैं? या तो प्राइस कम होगी। प्राइस कम होगी तो अल्टीमेटली आपकी जो पर यूनिट है, आप बताओ भाई क्वांटिटी कितनी सेल करी आपने, और प्राइस उसकी क्या दी? पहले प्राइस क्या दी? क्या प्राइस कम हुई है? मतलब प्राइस तो कम नहीं हुई, प्राइस तो वही सेम है, फिर डिमांड कैसे बढ़ गई? अच्छा, डिमांड अब आपको किधर जाना पड़ रहा है? इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं। अगर प्राइस के अलावा क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से शिफ्ट इन डिमांड आता है? क्या फैक्टर्स होते हैं? याद आ रही है इकोनॉमिक्स की क्लास? भूल गए? ऑडिट के लिए इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। बिजनेस मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस जो बचपन में पढ़ा था, वो इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे देखेंगे ऑडिट का। ऑडिट जो है ना, बहुत ही फैला हुआ सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग की सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, अकाउंटिंग तो सबसे ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन ऑडिट करने के लिए आपके पास ये वाली नॉलेज होना भी इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की, अगर ये नॉलेज होगी ना, तो आप एक अच्छे लेवल पे जाके ऑडिट करेंगे और अच्छे लेवल पे समझेंगे। अच्छा क्वेश्चनिंग माइंड भी आपका जब ही होगा। देखिए, डिमांड अगर बढ़ रही है तो शिफ्ट इन डिमांड की हमने कुछ चीजें पढ़ी हुई है। या तो आपकी पॉपुलेशन में कोई इंक्रीज आ रहा हो, ठीक है ना, पॉपुलेशन में इंक्रीज मतलब आपका जो मार्केट है, ओवरऑल मार्केट है, वो बढ़ रही है। ठीक है, ओवरऑल मार्केट जब बढ़ती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि पहले पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, तो सीए में जो लोग आते थे वो भी गिने चुने आते थे। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो अब ज्यादा अब इतनी ज्यादा आवाम आ गई है, तो वो क्या करे, अब उनके पास अगर कम भी लोग जाएंगे तो वो भी इतनी तादाद में कि पहले के मुकाबले में ज्यादा ही है। ठीक है ना? तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो कोई ना कोई रीजन होगा ना। या डिमांड बढ़ने की वजह ये होगी कि आपकी जो प्रेफरेंसेस है कस्टमर्स की, वो चेंज हो गया, इन्वायरमेंट चेंज हो गया। लेट से जैकेट्स हैं, कराची में अगर जैकेट्स की बात करी जाए, डिमांड क्या होगी? कम होगी। आप जैकेट्स की इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, ऑडिट करने जाते हैं, ठीक है। अब वो एक नॉर्मल आपकी डिमांड चल रही है, एकदम से वो बोले भाई आपके रेवेन्यूज बढ़ गए, तो आप क्या बोलेंगे? एकदम से कैसे बढ़ गए? जैकेट की डिमांड कहाँ से आ गई भाई? या तो आपने प्राइस कम करी। अबे भाई, प्राइस कम करने से भी कोई नहीं खरीदेगा, जरूरत ही नहीं है किसी को। क्या ऐसा हुआ? बोला नहीं, डिमांड बढ़ गई है। भाई क्यों बढ़ गई? कैसे बढ़ गई? देखो बाहर बर्फबारी हो रही है। हाँ, अगर तो आपको लग रहा है कराची में बर्फबारी होना शुरू हो गई है, तो फिर डिमांड बढ़ना जस्टिफाइड है, फिर आपका 300 जस्टिफाइड होगा, फिर आपको एविडेंस मिल गया, हाँ यार बर्फबारी दिख रही है मुझे, ठीक है ना। लेकिन ना चेंज इन वेदर है, ना कोई चेंज इन पॉपुलेशन है, ना कोई चेंज इन आपका कोई प्राइस है, कोई ऐसी इम्पैक्ट नहीं है, तो डिमांड कैसे बढ़ रही है आपकी? क्वेश्चनिंग माइंड। दूसरी चीज, आपने एक बंदे से पूछा जो अकाउंटिंग वाला, जो फाइनेंशियल्स वाली साइड देखता था, उससे पूछा आपने, वो कह रहा है भाई लेट से हमारी क्वांटिटी बढ़ गई। आप दूसरी तरफ सेल्स वाले की तरफ गए, सेल्स वाले से जब इंक्वायरी करी, आप इंक्वायरी जैसे आपने देखा ना फिल्म्स के अंदर, वो जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो इंक्वायरी करते हैं, एक को अलग कमरे में बिठाते हैं, एक को अलग कमरे में बिठाते हैं, इससे भी सवालात पूछते हैं, फिर उससे भी सवालात पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग चेक करते हैं कि दोनों के जवाब आपस में मैच हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं ये अलग बात कर रहा है, ये अलग बात कर रहा है, दोनों के जवाब क्या डिफरेंट हैं या सेम है, वो ये चेक कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरीके से आपने भी क्या करना है? क्वेश्चनिंग माइंड। आपने उसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है, आपस में दोनों अलाइंड हैं, क्या पता ये अलग बात कर रहा हो, ये बोले कि भाई कि हमारे कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, इसकी वजह से मसला है, वो बोल रहा है प्राइस कम करने की वजह से, आपस में ही अलाइंड नहीं है ये लोग। तो अब इधर क्या रिस्क आ रहा है? फ्रॉड का रिस्क आ रहा है, कोई फ्रॉड चल रहा है, ठीक है ना। तो आपने इस तरीके से चेक करना है चीजों को, आपने क्वेश्चन करना है। आपने ये नहीं हाँ यार इसने जो कह दिया वो ठीक है, ये नहीं, आपने अज्यूम करना है कि भाई हो सकता है कुछ मसला हो सकता है, अलर्ट रहना है। अलर्ट रहना है, जैसा होता है ना अक्सर वो फिल्म में देखते हैं, वो कोई चौकीदार होता है, बोलता है जागते रहो जागते रहो, तो आपने क्या करना है? जागते रहना है।
अलर्ट रहना है कि कहीं भी कभी भी कोई भी सुराग मिल सकता है, ठीक है ना। आपको फौरन जागते रहना, आपने सोना नहीं है। हाँ यार मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, सब सही चल रहा है, कोई मसला नहीं है, टेंशन फ्री हो जाओ, ऐसा नहीं करना, जागते रहना, ठीक है ना। तो एन एटीट्यूड, ये क्या है एटीट्यूड, दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, being alert to conditions which may indicate possible misstatement due to fraud or error and the critical assessment of audit evidence, ठीक है। The auditor shall plan and perform an audit with professional skepticism, recognizing that circumstances may exist that cause the financial statement to be materially misstated. The conclusion will always be based on present situation and available evidence, irrespective of the past experience of honesty and integrity of management. क्या बात कह रहा है आखिरी में, कह रहा है कि यार अगर तो लास्ट ईयर का आपने ऑडिट करा और मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, बहुत ईमानदार थी, हर चीज का आपको सब सही मिला था, सब आंसर मैच भी कर रहे थे, सारी बातें मैच कर रही थी, अब आप नेक्स्ट ईयर का ऑडिट करने का आपने बोला मैनेजमेंट तो बहुत अच्छी है ना, जरूरत क्या है, बस ठीक है ना, जो कह रही होगी सही कह रही होगी, ऐसा नहीं करना। आपने देखना अभी दोबारा से आप ऑडिट कर रहे हैं, दोबारा से क्वेश्चनिंग माइंड लेकर जाना है, ठीक है ना। ऑल्दो के प्रीवियसली बहुत अच्छी थी मैनेजमेंट, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं आप ठंडे हो जाओ, ठंडे नहीं होना भाई, आपने क्वेश्चनिंग पूछते रहनी है, ठीक है। एग्जाम्पल, ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स अदर ऑडिट एविडेंस, एक बंदे से आपने पूछा वो अलग बात कह रहा है, एक बंदे से आपने इंक्वायरी करी वो अलग बात कह रहा है, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। एक रिपोर्ट ली उसमें फेयर वैल्यू डिफरेंट आ रही है प्रॉपर्टी की, एक आपने लीड वो रिपोर्ट उसमें फेयर वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो दोनों रिपोर्ट्स में क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। और इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपको लेट्स से एक इनवॉइस मिली, ठीक है, इनवॉइस मिली, अच्छा उस पे जो फॉन्ट था, फॉन्ट एक यूज हुआ हुआ था, कैलिब्री फॉन्ट यूज हुआ हुआ था। दूसरी आपको इनवॉइस मिली सेम कंपनी की, उसमें फॉन्ट डिफरेंट, साइन डिफरेंट, सब चीजें डिफरेंट, सेम कंपनी के डॉक्यूमेंट है। अब आपको डाउट हुआ यार कि ये तो एक ही कंपनी है, डॉक्यूमेंट तो सेम होना चाहिए, लेटर हेड पे फॉन्ट तो सेम होता है, अब आपको डाउट हो रहा है कि यार इधर हो सकता है ये फेक इनवॉइस बनाई गई हो, ठीक है ना। तो आपने अलर्ट रहना हर चीज के लिए, बात समझ में आ रही है। जैसे बीच में वो सीन हुआ था लास्ट टाइम, वो कोई कोई डॉक्यूमेंट पे ऐसा फॉन्ट यूज करा हुआ था जो कि फॉन्ट उस टाइम पे रिलीज ही नहीं हुआ था, तो याद आ रहा है वो केस, वो एक केस था, मुझे एग्जैक्टली वो फॉन्ट का नाम नहीं याद, लेकिन एक फॉन्ट था वो उस टाइम पे रिलीज ही नहीं हुआ था, उस टाइम का डॉक्यूमेंट था वो, और वो फॉन्ट ही उस टाइम पे यूज नहीं हुआ हुआ था, रिलीज ही नहीं हुआ था, रिलीज ही वो बाद में हुआ था, तो अब वो डॉक्यूमेंट क्या होगा, फेक ही होगा ना। कंडीशन दैट में इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसके, रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन, यूजिंग इनएप्रोप्रिएट असम्पशन, ये सारी बातें, ठीक है। तो आपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने क्वेश्चनिंग माइंड अप्लाई करना है। अच्छा तीसरी चीज, एक तो हमने क्या पढ़ा, साथ साथ दोबारा बार बार दोहराते दोहराते, एथिकल रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, तीसरा पढ़े प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। देखें जब आप पेपर देने जाते हैं, तो पेपर देने जाते हैं तो पेपर आपको कितना लिखना है, पेपर का लेट से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ठीक है, अब कितना लिखना है, कितना कंटेंट उसमें लिखना है, ये आपकी क्या होती है, जजमेंट कॉल होती है। क्या आपको एग्जैक्टली exactly पता होता है कि इतना ही लिखना है, 5 लाइन में पूरा करना है, जजमेंट कॉल है, ठीक है ना। वो बचपन में मैट्रिक में क्या करते थे, वो पेज भर दो, इतने 2 3 4 5 पेज भर दो, ठीक है। तो जजमेंट कॉल, आपके बहुत सारी जगह पे जजमेंट, आप कुकिंग करते हैं, कुकिंग करते वक्त भी आपको रेसिपी आपके सामने होती है, लेकिन कितनी सारी चीजें आप जजमेंटल डाल रहे होते हैं, नमक इतना डाल दिया, जजमेंट बेसिस पे। जजमेंट आती कहाँ से, एक्सपीरियंस से, ठीक है ना, ट्रेनिंग्स लेके, डिफरेंट आपने ट्रेनिंग्स ली हो, आपने पढ़ा हो, फिर इसके बाद आपने एक्सपीरियंस गेन करा हो, तो जजमेंट से एक्सपीरियंस, जजमेंट से, जजमेंट आता कहाँ से, एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है।
तो इसी तरीके से जब आप ऑडिट भी करते हैं तो जजमेंटल जो फैसले होते हैं वो कोई सीनियर पार्टनर कर रहा होगा, फिर कोई सीनियर मैनेजर कर रहा होगा, क्योंकि उसके पास क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, ट्रेनिंग होती है, नॉलेज होती है, उस बेसिस पे कर रहा होता है जजमेंटल फैसले। जजमेंट हर जगह पे आपने यूज करना होता है। क्या जो मुझे एविडेंस मिला क्या वो काफी है, या मुझे और एविडेंस की तलाश में जाना चाहिए। ठीक है, मुझे लेट से इस बंदे से इंक्वायरी करी, इससे भी कर ली, जो इसने मुझे बताया कि दोनों बातें ठीक है, कि इतना एविडेंस बहुत है, या मुझे मजीद तीसरे बंदे की भी इंक्वायरी करनी है। ये क्या है, जजमेंट कॉल है। ठीक है ना, आपने देखा होगा जो मूवीज के अंदर भी, अगर उनको इधर कहीं शक लगता है दोनों की बातों में, तो वो तीसरा भी जाते हैं, फिर वो भी देखते हैं, ये भी तहकीक करते हैं, वो भी तहकीक करते हैं, लेकिन जब इधर सेटिस्फेक्शन आ जाती है तो जजमेंट कॉल कहती है हाँ भाई बस रुक जाओ। तो हर जगह आपने क्या करना है, जजमेंट यूज करनी है। जजमेंट हर जगह यूज होगी, क्या एविडेंस क्या मुझे मिल रहा है, क्या वो जस्ट बहुत है, या और एविडेंस की तलाश में जाना है मुझे। ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतनी सारी चीजें आ रही हैं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी चीजों को मुझे देखना है, या फिर कुछ चीजें देखनी है कुछ चीजें नहीं देखनी। ठीक है, कुछ चीजें मटेरियल नहीं है, इमटेरियल है, ठीक है, ये नहीं देखनी, ये वाली चीजें देखनी है। इस जगह पे ज्यादा रिस्क है, इधर मुझे ज्यादा काम करना चाहिए, ये भी क्या है, जजमेंट कॉल है। ठीक है ना, आपके एक्सपीरियंस की बेसिस पे, जैसे अक्सर टीचर कहते हैं कि यार ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो या ये छोड़ दो। वो किस बेसिस पे कहते हैं, जजमेंट, एक्सपीरियंस की बेसिस पे कह रहे हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस जो इन्होंने देखा, जो इन्होंने इतने टाइम में चीजें देखी, पैटर्न को देखा, उसकी बेसिस पे वो एक जजमेंट दे रहे हैं कि भाई ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। आई कैप में तो खैर कुछ भी वो नहीं है, मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब पढ़ना है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि यार ये वाला एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर ज्यादा आपने फोकस करना है, डिटेल में पढ़ना है, ये वाला एरिया पढ़ लेना लेकिन थोड़ा कम पढ़ना। ये किस बेसिस पे कह रहे हैं, जजमेंट बेसिस पे। तो इसी तरीके से ऑडिट में भी थ्रू आउट द ऑडिट आप क्या करते हैं, जजमेंट एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद इन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग accounting and ethical standards in making informed decision about the courses of action that are appropriate in the circumstances of the engagement। ठीक है, कहाँ का यूज होती है जजमेंट, मटीरियलिटी कैलकुलेट करने में। वो आगे जब हम चीजें पढ़ेंगे तो वो खुद ही हमें चीजें डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, कितने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, क्या कितना काम करना है, ये भी एक जजमेंट है। क्या सफिशिएंट एविडेंस मिल गया या नहीं मिला, या मजीद एविडेंस की तलाश में जाना है। ठीक है, मैनेजमेंट ने जो जजमेंट यूज करी, मैनेजमेंट बोल रही है कि भाई हम 5 साल तक एसेट को यूज करेंगे, क्या, अब वो जजमेंट है ना मैनेजमेंट की, उसको एवेल्युएट करना, अब वो तो उसके दिल का मामला है ना, इंटेंशन है 5 साल, अब इंटेंशन को एवेल्युएट करना आसान काम थोड़ी है, उसने भी मेरी जजमेंट कॉल ली है ना, उस चीज को एवेल्युएट करना, मैनेजमेंट के दिल के हाल को एवेल्युएट करना जजमेंट कॉल है। ठीक है ना, तो मैनेजमेंट के एवेल्युएट करूंगा तो वो भी जजमेंट कॉल है। और फिर ये सारी चीजों पे जो मैंने काम करा, उसको मैंने सब चीजों को देखा, कहीं मिस स्टेटमेंट मिली, कहीं नहीं मिली, कहीं छोटी मोटी मिली, कहीं थोड़ी ज्यादा मिली। अब सारी चीजों को जब सम अप करूंगा तो अब मुझे ओपिनियन एक देना है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। रेवेन्यू भी है, एक्सपेंसेस भी है, रेवेन्यू में थोड़ा मसला मिला, एक्सपेंसेस में कुछ नहीं मिला, एसेट साइड पे थोड़ा मसला मिला, लाइबिलिटी साइड पे कुछ भी नहीं मिला। अब ओवरऑल एक ओपिनियन मुझे ड्रॉ करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। जैसे जब आईकेएफ का एग्जामिनर आपके आंसर चेक करता है, कहीं कुछ गलतियां मिलती हैं, कहीं नहीं मिलती, कहीं मिलती हैं, कहीं नहीं मिलती, फिर टोटल करता है, वो टोटल करके देखता है हाँ भाई अब इसके मार्क्स क्या है। ठीक है ना, फिर वो एक देता है ओपिनियन कि भाई पास या फेल। ठीक है ना, तो ओपिनियन देने में भी आपकी क्या है, जजमेंट कॉल होती है। बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है, कोई सवाल यहां तक, कोई सवाल नहीं, पक्की बात है, सब समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं कुछ ऊपर से जा रहा है, दिमाग में उतर रहा है। हाँ, सब सही जा रहा है। अच्छा, अब तीन चीजें, कितनी चीजें चीजें हमने पढ़ ली, तीन चीजें पढ़ ली, क्या क्या, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, प्रोफेशनल बिहेवियर, एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर 5 बातें थी, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी।
ये 5 बातें किसमें पड़ी थी? एथिकल रिक्वायरमेंट में। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दूसरी बात, तीसरी बात प्रोफेशनल जजमेंट। अब हम चौथी बात पढ़े, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिट में सबसे पहली चीज एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है। दूसरी चीज थ्रू आउट द ऑडिट स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना है, मतलब क्वेश्चनिंग माइंड। थ्रू आउट द ऑडिट जजमेंट अप्लाई कर दी है, बहुत सारी चीजों में जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या एविडेंस जो लिया है वो सफिशिएंट है? क्या आपने मटीरियलिटी कैलकुलेट करी, उसमें भी जजमेंट इन्वॉल्व है। और रिस्क कितना है किस जगह पे, उसमें भी जजमेंट इन्वॉल्व है। कितना काम करना है, उसमें भी जजमेंट इन्वॉल्व है। ओपिनियन देने में भी जजमेंट इन्वॉल्व है। अब आ जाते हैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अल्टीमेटली आपने एविडेंस जो ले रहे हैं वो सफिशिएंट हो। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी वाइज। क्वांटिटी वाइज इतना एविडेंस आपके पास हो, आप उसको बोलो कि हाँ यार इतना एविडेंस है मेरे पास कि मैं अपनी बात को प्रूफ कर सकता हूं। ठीक है ना? एटलीस्ट कम से कम अगर किसी के बारे में मेरे से राय पूछी जाएगी, अगर मैं एक ही बंदे से ओपिनियन लूंगा और उसके ऊपर मैं राय कायम कर दूं कि भाई मैंने इससे पूछा और इसने बोला अच्छा बंदा है, मैंने राय कायम कर दी अच्छा बंदा है, सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट नहीं है। मुझे क्या करना होगा? कम से कम एटलीस्ट 6-7 बंदों से तो पूछूं। सफिशिएंट। ठीक है ना? सफिशिएंट, एटलीस्ट इतना सफिशिएंट हो एविडेंस जिसकी बेसिस से मैं कोई कंक्लूजन ड्रॉ करूं, कोई ओपिनियन दे सकूं। तो क्वांटिटी उसकी कुछ हो। ठीक है। अब तीसरी चीज आती है, दूसरी चीज आती है एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस क्या होती है? क्वालिटी। क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी किसमें? सफिशिएंट में। अप्रोप्रिएटनेस में क्या है? क्वालिटी। सर क्या क्वालिटी ऑडिट एविडेंस आपने लिया है? क्वालिटी मतलब, क्वालिटी का मतलब ये कि यार आपने लेट्स से क्लाइंट को बोला रेवेन्यू वेरीफाई करना है। रेवेन्यू वेरीफाई करते वक्त आपने क्लाइंट को बोला इनवॉइस दे दो। ठीक है। इनवॉइस बनाता कौन है? कौन बनाता है? कंपनी बनाती है या फिर सामने वाली कंपनी बनाती है? हाँ, कंपनी खुद बनाती है ना रेवेन्यू, क्योंकि वो सेल कर रहे हैं। इनवॉइस भी जनरेट कौन करेगा? कंपनी करेगी। क्या इनवॉइस जनरेट करना उनके लिए मुश्किल काम है? मुश्किल काम नहीं है। अगर उनको सेल्स बढ़ानी हो तो वो क्या करेंगे? इनवॉइस दिखा देंगे आपको, लो भाई प्रिंट करना है एक इनवॉइस करके बना के दे दी, लो भाई इनवॉइस, सेल्स है, हुई है। क्या ये सेल्स वेरीफाई करने के लिए इनवॉइस रेलिवेंट है? रेलिवेंट नहीं है। जीडीएन, गुड्स डिलीवरी नोट, कौन बनाता है? कंपनी बनाती है। क्या ये वेरीफाई करने के लिए सेल्स वाकई में हुई है या नहीं हुई, क्या रेलिवेंट है? नो। कैसे वेरीफाई होगी? गुड्स रिसीव नोट, क्या क्लाइंट ने रिसीव करे गुड्स? और इसके अलावा और क्या हो सकता है? बैंक में पैसे आ गए हो या पैसे अल्टीमेटली आए हो। अगर फेक सेल्स होगी, फेक अगर सेल होगी तो पैसे थोड़ी होंगे उसके, पैसे तो नहीं आएंगे ना। तो बैंक में पैसे आने चाहिए। ये क्या है? सेल्स को, क्या वाकई में सेल हुई है या नहीं हुई, इसको वेरीफाई करने का क्या है? रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस आप ले रहे हो। रेलिवेंट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, क्योंकि एक्टिविटी परफॉर्म करना, लेना जीआरएन, ये प्रोसीजर है। ठीक है। जो जीआरएन मिल रही है ये क्या है? एविडेंस। ठीक है ना? प्रोसीजर क्या होता है? एक्टिविटी लेना, उसको चेक करना, उसको रिव्यू करना, ये एक्टिविटी है। लेके रखना अपने पास, ये क्या है? एविडेंस। फर्क समझ में आ रहा है? प्रोसीजर क्या है? एक्टिविटी। परफॉर्म करो, परफॉर्म करने के बाद जो चीज मिलेगी वो क्या है? एविडेंस। ठीक है। तो जीआरएन क्या हो गया? ये आपका रेलिवेंट एविडेंस है। बैंक से देखना आपका क्या है? बैंक से जो आप एविडेंस मिलेगा वो क्या होगा? रेलिवेंट होगा। इसके अलावा अगर तो कोई ऐसी आपकी बड़े तादाद में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कस्टमर है, तो उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट भी बनता होगा, एग्रीमेंट बनता होगा। एग्रीमेंट दोनों पार्टी साइन करती हैं। ठीक है ना? तो दोनों पार्टीज जब साइन करेंगी तो मतलब वो भी आपके लिए रेलिवेंट एविडेंस है। समझ में आ रहा है?
हाँ, कस्टमर से कंफर्म कर सकते हैं, रेलिवेंट एविडेंस। ठीक है, तो रेलिवेंट होना आपके एविडेंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इनवॉइस ली है, रेलिवेंट नहीं है, एविडेंस वो भी है, एविडेंस वो भी है, लेकिन रेलिवेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है? रिलायबल एविडेंस, रिलायबल एविडेंस क्या मतलब? हाँ, भरोसे लायक। क्या मतलब इसका? कैसे भरोसा आएगा? ठीक है, रिलायबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखें एक और चीज आपकी, एक होती है इनवॉइस, ये जीडीएन, ये जीआरएन ओरिजिनल मिलना, कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल मिलना, एक फोटोकॉपी होती है। कौन सी ज्यादा रिलायबल है? ओरिजिनल। फोटोकॉपी रिलायबल नहीं होगी, ओरिजिनल ज्यादा रिलायबल होगी। हो सकता है फोटोकॉपी में साइन वगैरह 2 नंबर करके कर दिए, लेकिन ओरिजिनल में तो साइन की पेन चली हुई होगी, उसमें आप देख सकते हैं, तो ओरिजिनल ज्यादा रिलायबल है। ठीक है, तो सफिशिएंसी क्या है? क्वांटिटी। एप्रोप्रिएटनेस क्या है? क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी में दो बातें, रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, अच्छा एक बात हमेशा याद रखना कि यार सफिशिएंसी ज्यादा करना, क्वांटिटी ज्यादा करना और क्वालिटी का अच्छा ना होना, ज्यादा करने से कंपनसेट नहीं करेगा वो क्वालिटी को। ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखना। ऐसा नहीं हो कि यार आप बोलो कि यार क्वालिटी चलो वीक है, मैं क्या करूं, जहां मैं 10 सेल्स ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर रहा था, वहां मैं 20 या 30 कर लेता हूं और इनवॉइस लेके वेरीफाई कर लेता हूं। नहीं 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 नहीं, अप्रोप्रिएट नहीं है, पुअर क्वालिटी, क्वालिटी सही नहीं है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो दोनों को आपको बैलेंस रखना है, सफिशिएंट भी हो, एप्रोप्रिएट भी हो। ये नहीं आप बोलो कि भाई मैं सफिशिएंसी बढ़ा दूं और क्वालिटी कम कर दूं, ये कंपनसेट नहीं करेगा। ठीक है, तो सफिशिएंसी भी रखनी है और वो एप्रोप्रिएट भी हो। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब हमने जैसे कि बात करी थी कि यार हम एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं देते क्योंकि कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है, और हमने थोड़ी बहुत डिस्कस करी थी, उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहली चीज हमेशा याद रखना कि भाई ऑडिटर जो रिस्क है, ऑडिट रिस्क है, उसको जीरो नहीं कर सकता, ना वो एक्सपेक्ट करा जाता है, ना वो जीरो कर सकता है, ना उसके इख्तियार में। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑडिट की कुछ हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकता है। ठीक है ना, रिड्यूस कर सकता है लेकिन जीरो नहीं कर सकता। तो ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू, कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो, and therefore cannot obtain absolute assurance that financial statements are free from material misstatement. This is because there are inherent limitations of audit. अब क्या inherent limitations है? पहली चीज हमने पढ़ी थी जजमेंट वाली बात, कि मैनेजमेंट की जजमेंट यूज होती है, उसको एवेल्युएट करना भी इटसेल्फ एक चैलेंज है। ठीक है ना, किसी की इंटेंशन को वेरीफाई करना कि 5 साल, एक होती है देखो आपने पढ़ा होगा ये 16 में, एक होती है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट, एक होती है यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। इकोनॉमिक लाइफ होती है कि 10 साल तक गाड़ी चलेगी, यूजफुल लाइफ होती है कि 5 साल तक चलाएगा। अब 5 साल तक चलाएगा, ये मैनेजमेंट की कॉल है ना। अब उसकी कॉल, उसके दिल का हाल को एवेल्युएट करना आसान काम है क्या? मुश्किल काम है ना। तो वो जजमेंट आप यूज करते हो उसमें, जब आप जजमेंट यूज करते हो तो उसमें कोई आप 100% नहीं कह सकते कि 5 साल ही करेगा, हो सकता है 6 साल कर ले, हो सकता है 7 साल कर ले, हो सकता है 3 साल कर ले। ठीक है ना, जजमेंट आपकी है, ठीक है यार 5 साल कह रहे, 5 साल ही कर लेगा। तो ये एक मसला। दूसरा मसला हो सकता है कि मैनेजमेंट आपको तमाम इंफॉर्मेशन इंटेंशनली प्रोवाइड ना करे, छुपाए आपसे इंफॉर्मेशन। हो सकता है कोई केस चल रहा हो कंपनी के ऊपर, हो सकता है कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा हो,
कंपनी उसको डिस्क्लोज ही ना करे। कोई केस चल रहा होता है तो IAS 37 में आपने पढ़ा होगा, आपने क्या करना होता है, प्रोविजन रिकॉर्ड करना होता है, या तो कंटिंजेंट लायबिलिटी में डिस्क्लोजर देना होता है। हो सकता है मैनेजमेंट ने वो छुपा दिया हो, सबको मना कर दिया हो कि बताना ही नहीं इस केस का, तो अब आपको कैसे पता चलेगा? आपको क्या वही नाजिल होगी? कोई आएगा फरिश्ता आपके पास, भाई इसका केस चल रहा है, आपको नहीं पता चलेगा। हो सकता है वो जानबूझ के वो इंफॉर्मेशन को छुपाए। हो सकता है मैं फ्रॉड इस तरीके से करा जाए, इस तरीके से डॉक्यूमेंट फॉल्सिफाई करे जाए, इस तरीके से सारे लोग मिले हुए हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे लोग मिले हुए हो, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट इस तरीके से करा हो, सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बना के रखे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको इनवॉइस भी मिल रही है, सब चीजें मिल रही हैं, आप तो इनवॉइस देखी, GDN देखा, GRN मिली, आप खुश, आपने बोला सब सही है, सही है ना? तो अब ये तो लिमिटेशन है ना, सब लोग मिले हुए होंगे, सबने अगर पूरी प्लानिंग करके रखी हुई होगी, पहले से जवाब तैयार रखे होंगे, तो फिर तो आप पकड़ ही नहीं सकते। ठीक है ना? आपने अक्सर फिल्म में देखा होगा, कौन सी वो एक थी फिल्म अजय देवगन की, दृश्यम थी, पता नहीं कौन सी थी कोई, हाँ, तो उसमें वो पहले से सब चीजों की तैयारी करके रखता है, ये बताना है, ये बताना है, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी प्रिपेयर करके रखता है, ये बोलना है, ये बोलना है, हर चीज पहले से रेडी होती है। पकड़ सकते थे? नहीं पकड़ सके। जब आप पहले से सारी चीजें प्रिपेयर करके रखोगे, तो एक ऑडिटर भी आएगा, वो उसके पास वैसे ही टाइम कम होता है, 10 क्लाइंट निपटाने होते हैं, कैसे करेगा? और आप लोग बेचारे तो आर्टिकल्स भी करनी, पेपर भी देने, क्लास भी लेनी, भाई जल्दी से फारिग हो जाए, जल्दी जल्दी पढ़ना भी है, ये भी करना है, वो भी करना है, कैसे करोगे? तो उनके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो हो सकता है इतनी मैनिपुलेशन करी भी हो, पकड़ ही ना सको, इनहेरेंट लिमिटेशन। ठीक है, फिर इसके लिए टाइम एंड कॉस्ट का तो मसला है ही है। ठीक है, अच्छा, मोस्ट ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। सर परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव, इसका मतलब क्या है? कंक्लूसिव क्या होता है? कंक्लूसिव होता है जैसे कि अगर मैं बात करूं कि भाई 1+1 2 ही होगा, अगर मुझे कैश बैंक के बैलेंस को वेरीफाई करना है, मैं क्या करूंगा, बैंक से स्टेटमेंट लूंगा और बैंक में आ रहे होंगे 100 रुपए, तो मतलब 100 रुपए ही होंगे, 100 के 90 नहीं होंगे, 100 के 95 नहीं होंगे, ना 100 के 105 होंगे, वो 100 रुपए ही होंगे। ये कौन सा एविडेंस है? कंक्लूसिव एविडेंस। ठीक है ना? लेकिन कुछ एविडेंस ऐसा होता है जो कि परसुएसिव होता है। परसुएसिव क्या होता है कि यार एक प्रॉपर्टी आपके पास है, लेट्स से ये जगह है, ठीक है, ये मैनेजमेंट के पास है, आपने बोला यार इसकी फेयर वैल्यू क्या है, उन्होंने बोला यार फेयर वैल्यू हमें लग रही है कुछ 10 मिलियन की फेयर वैल्यू। अब 10 मिलियन की फेयर वैल्यू कहाँ से आई? यार हम 3 ब्रोकर के पास गए, 3 ब्रोकर ने बोला, एक ने बोला 9 मिलियन, एक ने बोला 11 मिलियन, एक ने बोला 10 मिलियन, हमने 10 मिलियन ले ली। अब ये जो एविडेंस है परसुएसिव है। अब आपने अपने एक एक्सपर्ट को एंगेज करा, उसने बोला नहीं यार 10.5 लग रही है या 9.5 लग रही है। अब कोई कंफर्म मार्केट नहीं है इसकी, अब आपको बेस्ड ऑन एस्टिमेट, बेस्ड ऑन जजमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन जो इंफॉर्मेशन इतनी सारी मिल रही है, उसकी बेसिस पे आप एक डिसीजन ले रहे हो कि यार ये है। ठीक है, इसी तरीके से जो मैनेजमेंट यूजफुल लाइफ डिटरमिन कर रही है, उसको आप जो एवेल्यूएशन कर रहे हो, ये भी क्या है? परसुएसिव एविडेंस, कंक्लूसिव नहीं है। 5 साल जो मैनेजमेंट ने बोला है, वो 5 साल लाजमी नहीं है 5 साल फॉलो करे, कभी 5.5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कभी 3 भी हो सकते हैं। ये परसुएसिव एविडेंस है कि आप उसका एवेल्युएट करो, हाँ यार 5 कह रहा है तो ठीक ही होगा, परसुएसिव है। कितनी सारी एस्टिमेशंस होती है। प्रोविजन, लेट्स से आपने प्रोविजन बुक कराया, एक कोर्ट में केस चल रहा है 10 मिलियन का, ठीक है, आपको जो लीगल लॉयर था उसने बोला कि यार 60% चांसेस है, 60% इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, 40% पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अब ये भी क्या है? परसुएसिव एविडेंस, एस्टीमेट इन्वॉल्व है कि भाई 60% करनी पड़ेगी, 100% आपको नहीं करनी पड़ेगी, या 70% करनी पड़ेगी, या फिर हम लोग केस जीत जाएंगे या केस हार जाएंगे, कितनी अमाउंट से हारेंगे, ये सारे क्या है? परसुएसिव एविडेंस। कंक्लूसिव नहीं है। कंक्लूसिव क्या होता है? जो कंफर्म्ड है 100%, कि बैंक स्टेटमेंट से बैलेंस देगा 100 रुपए, 100 रुपए ही, 100 का 101 नहीं होगा, 100 का 99 नहीं होगा, 100 का 100 ही रहेगा। यहां तक क्लियर है? तो अभी तक हमने
क्या क्या बातें पढ़ी? एथिकल रिक्वायरमेंट डन, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म डन, प्रोफेशनल जजमेंट डन, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट डन। ये वाली बात में क्या कह रहा है? सिंपल सी बात कह रहा है कि यार जितना भी ऑडिट करोगे वो एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से आपने करना है। मतलब कि जितने भी आइजाद है, आइदर 200, आइदर 315, आइदर 300, जितने भी हैं सारे आइजाद को आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपने ऑडिट करना है। तो हम जो जो आइजा आगे पढ़ेंगे वो आइजा आपने फॉलो करना होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब आ जाते हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ स्टैच्यूटरी ऑडिट। एडवांटेजेस क्या है स्टैच्यूटरी ऑडिट के? पहली चीज क्रेडिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्रेडिबिलिटी आ जाती है। मैनेजमेंट की स्टैच्यूटरी ड्यूटीज कंफर्म हो जाती है, हाँ भाई स्टैच्यूटरी ड्यूटी वो सही कर रहे हैं। स्टैच्यूटरी ड्यूटी क्या है कि भाई बेस्ट इंटरेस्ट में शेयर होल्डर्स के हिसाब से फैसले करना। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, ये क्या सारी स्टैच्यूटरी ड्यूटी है। ठीक है, नॉन स्टैच्यूटरी ड्यूटी क्या होती है? नॉन स्टैच्यूटरी ड्यूटी के कोई कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, या फिर कोई भी ऐसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोई ऐसी रेगुलेशन है, उसकी कंप्लायंस वगैरह करना, वो भी कंफर्म्ड हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल्स का हमने क्या बोला था कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, उसको प्लेस करना जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिटर का काम यह है कि वो चेक नहीं करता, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना, उसके ऊपर ओपिनियन देना, ये उसका काम नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, ऑडिटर का क्या काम क्या है? ऑडिटर जब रिस्क को एवेल्युएट करता है, असेस करते कितना ज्यादा रिस्क है, कि यार सबसे पहले वो अंडरस्टैंडिंग लेगा बिजनेस की, आगे हम पढ़ेंगे। फिर वो देखता है कंट्रोल्स हैं या नहीं है, मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स लगाए हुए नहीं लगाए हुए, क्या वो कंट्रोल्स रेलिवेंट है नहीं है, उसके लिए वो अंडरस्टैंडिंग लेता है। अगर तो कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, कंट्रोल लगाए हुए, कैमरा है, ये है, वो है, तो मतलब रिस्क क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि चोरी का रिस्क कम होगा, ये कम होगा, वो कम होगा, क्योंकि कंट्रोल्स लगाए हुए हैं। तो कंट्रोल से रिस्क क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ऑडिटर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल्स की इसलिए लेता है कि वो रिस्क को एवेल्युएट कर सके और ये डिटरमिन कर सके कि अब काम कितना करना है। जब रिस्क को एवेल्युएट करेगा तो फिर उसके हिसाब से डिसाइड करेगा कि अगर रिस्क ज्यादा है तो काम ज्यादा करना है, रिस्क कम है तो काम भी कम करना है। ठीक है ना? तो कंट्रोल्स की सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेता है और उसमें फीडबैक दे देता है आखिरी में कि भाई आपके कंट्रोल्स सही हैं या नहीं है। अगर सही नहीं होते तो फीडबैक दे देता है मैनेजमेंट को कि भाई आपके कंट्रोल सही नहीं है। ठीक है, सिर्फ फीडबैक देता है, ओपिनियन देना काम नहीं है हमारा, ना उसको कंट्रोल को चेक करना हमारा काम है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि रिस्क को एवेल्युएट कर सके, असेस कर सके, उसकी बेसिस पे काम कितना करना है वो चीज असेस कर सके। क्लियर है? कुछ लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन कॉस्ट, पैसा। पैसा ज्यादा जाएगा, जाहिर है मसला हो जाएगा, और बिजनेस वाले लोग डरते हैं भाई ऑडिट उनके लिए क्या है? बर्डन है, बर्डन है, कॉस्ट एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है, तो एक लिमिटेशन है। ठीक है। अच्छा, दूसरा मसला एक आता है कि यार मैं खुद भी इंडस्ट्री में काम करता हूँ एज हेड ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ऑडिटर्स आते हैं तो मेरे सारे लोग, कितनी रिसोर्सेज जो होती हैं वो ऑक्यूपाइड हो जाती हैं। जो डेली के काम होते हैं, रिकॉर्डिंग करना, फाइनेंशियल एनालिसिस करना, पेमेंट्स निकालना, फॉलो अप करना, कस्टमर से पैसा आ गए नहीं आ गए, अब वो सारे लोग सारे के सारे किधर लग जाते हैं? ऑडिट में। और ऑडिट वालों की क्वेरी आई, भाई ये वर्किंग दे दो, फलाना दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अब वो सारा दिन बैठ के ईमेल लिख रहे हैं, प्लीज फाइंड अटैच, प्लीज फाइंड अटैच, प्लीज फाइंड अटैच। तब वो किधर ऑक्यूपाइड हो गए? ऑडिट में। तो एक लिमिटेशन ये भी है कि यार आपके जो काम होते हैं वो रुक जाते हैं, स्टाफ आपका डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज, बहुत सारी चीजें एस्टिमेट बेसिस पे होती हैं, सब्जेक्टिव होती हैं। ऑडिट इटसेल्फ सब्जेक्टिव, पूरा एक सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव पेपर है ये पेपर में जजमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक ऑडिटर शायद थोड़ा कुछ अलग करे, एक ऑडिटर अलग करे, क्योंकि सब्जेक्टिविटी है। इधर वो नहीं है कि 1+1 2 ही होगा, इधर वो नहीं है कि लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे रिकॉर्ड करना है बस यही होगा। अकाउंटिंग नहीं है, ऑडिट है। एक बंदा हो सकता है, एक बंदे की जजमेंट का है मुझे इधर ज्यादा एविडेंस लेना है, एक बंदे की जजमेंट का इधर कम एविडेंस लेना है, हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है।
फ्रॉड इधर इन्वॉल्व हो सकते, फ्रॉड को आप पकड़ ही नहीं सकते, इतना ज्यादा अगर फ्रॉड सब मिले हुए लोग हैं आप पकड़ ही नहीं सकते। सैम्पलिंग बेसिस पे चीजें करते हैं, हो सकता है सैंपल पे कुछ चीज वेरीफाई करे लेकिन बाकी चीजें में मसला हो और वो सैंपल में आए ना, ये भी मसला लिमिटेशन है। ठीक है, क्लाइंट के इटसेल्फ, क्लाइंट के चीजों में इनहेरेंट लिमिटेशंस हो सकती है, कंट्रोल सारे सही है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी हो सकता है एरर हो जाए। एरर होना, ह्यूमन एरर होना तो हो सकता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस क्या होता है, परसुएसिव होता है रादर देन कंक्लूसिव। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, लिमिटेशन समझ में आ गई, बेनिफिट्स हमें समझ में आ गए। हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास का जो मेन एजेंडा था वो क्या था, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट को करना है तो किस हिसाब से करना है। ठीक है, एथिकल रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और जो भी ऑडिट करेंगे वो इस पर आइजा कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ी लिमिटेशंस, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, उसको डिटेल में पढ़ा। ठीक है, फिर हमने एडवांटेजेस पढ़े, ऑडिट के एडवांटेजेस क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या है। अब एक एक्सपेक्टेशन क्या है, यूजर जो है ना नॉर्मली, जैसे जिसको पता नहीं होता, जैसे आपको नहीं पता, आपने बोला कि यार फ्रॉड को डिटेक्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फॉरेंसिक ऑडिट नहीं करने जा रहे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से जैसे आपके दिमाग में एक्सपेक्टेशन थी, इसी तरीके से नॉर्मली शेयर होल्डर्स के दिमाग में भी एक्सपेक्टेशन होती है, जो यूजर्स होते हैं, जो पब्लिक होती है, उसके दिमाग में भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार ऑडिटर ये करता होगा, ऑडिटर वो करता होगा, ऑडिटर इस तरीके से करता होगा। तो एक एक्सपेक्टेशन गैप है। वो क्या है कि यार वो सोचता है कि ऑडिटर ने अगर ऑडिट कर दिया तो मतलब हर चीज एक्यूरेट, मतलब अगर आपका आईकैप ने पास लिख दिया तो पास का मतलब है 100 आउट ऑफ 100। 100 आउट ऑफ 100 नहीं हो सकता, आप बिल्कुल ही 51 पे, बिल्कुल ही किनारे पे पास हुए हो, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन 51 है, आप पास हो। ठीक है, तो वो लोग समझते हैं कि यार ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर ने दे दी तो मतलब सब सही होगा, गलती हो ही नहीं सकती। ये क्या एक्सपेक्टेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है गलतियां हो लेकिन वो मटेरियल ना हो। ठीक है, हो सकता है हमारे सैंपल में ही ना आई हो। ठीक है, अच्छा दूसरा उनका एक थिंकिंग होती है कि ऑडिटर की ये जिम्मेदारी है फ्रॉड को पकड़ना, फ्रॉड को पकड़ना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई हमें मिस स्टेटमेंट मिलती है, हो सकता है वो मिस स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से हो, तो हम बता देंगे कि भाई ये मसला है, ये मिस स्टेटमेंट है, लेकिन ये बताना हमारी जिम्मेदारी नहीं, इधर फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये नहीं है। ठीक है ना, ये बात पे ओपिनियन नहीं देना कि फ्रॉड से फ्री है या नहीं है, ये बात नहीं। हमें सिर्फ इतना बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ठीक है, सिर्फ स्पेसिफिकली ये ओपिनियन नहीं देना कि भाई इधर कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, हम कोई फ्रॉड है ही नहीं, ये ओपिनियन हमारे देना काम नहीं है। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ऑडिटर एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस देता है 100%, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों की थिंकिंग ये होती है ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, काम किसका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, मैनेजमेंट का काम है। कुछ लोगों का सोचना है 100% टेस्टिंग करते हैं, सैंपल बेसिस पे करते हैं। ठीक है ना, कुछ एक्सपेक्टेशंस गैप होते हैं। तो एक्सपेक्टेशन गैप क्या है, द टर्म एक्सपेक्टेशन गैप रेफर्स टू द फैक्ट that the public perception of the role and responsibilities of the external auditor is different from his statutory role and responsibilities। ये पब्लिक की परसेप्शन, ठीक है ना, एक पब्लिक परसेप्शन हो गई आपकी, इसको हम अलग से, एक आपकी पब्लिक परसेप्शन है। ठीक है, और एक आपकी स्टैचुरी रिक्वायरमेंट है। अब ये जो दोनों में गैप है, इसको क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन गैप। ये स्टैचुरी रिक्वायरमेंट कहती है भाई आप सैम्पलिंग बेसिस पे काम करो, ये शायद पब्लिक की परसेप्शन है 100% होता है। ठीक है ना, तो गैप है इधर। ठीक है, ये क्या कहता है कि भाई आपका काम है सिर्फ ऑडिट करना। ठीक है, ये समझिए कि भाई शायद प्रिपेयर भी करते होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को।
ठीक है, ये बोलता है कि भाई आपको फ्रॉड वगैरह पकड़ना आपका काम नहीं है, इधर परसेप्शन हो सकती है कि भाई फ्रॉड को डिटेक्ट करना आपका काम है। ठीक है, तो ये गैप है, दोनों के बीच में क्या है, गैप है। तो ये गैप को हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन गैप। द एक्सपेक्टेशन ऑफ पब्लिक आर ऑफन सेट एट अ हायर लेवल देन दैट एट विच द एक्सटर्नल ऑडिटर एक्चुअली ऑपरेट्स। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो ओवरऑल एजेंडा था, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर लिया। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, 11:15 बज गए, वैसे तो टाइम 11 बजे का था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ आपके सवाल होंगे तो वो भी आप पूछ सकते हैं कि सर क्या नोट्स फॉलो करेंगे, किस तरीके से करेंगे, प्रैक्टिस क्या होगी, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल है तो बताएं। बुक वगैरह, बिल्कुल बुक वगैरह आपको प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, जितने भी ये नोट्स हैं ये आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे समराइज हुए हैं कि अगर आप आईकेप की बुक देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें, इतनी ज्यादा चीजें मिलेंगी। ये बिल्कुल समराइज हुए हैं और इंटरेक्टिव फॉर्म में, तो इसी को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और इसी को बुक फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आराम से आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। दूसरी चीज, इंशाल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं समरीज पे। जैसे हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा तो उसको 1 से 2 पेज के अंदर हम इसको समराइज कर लेंगे, और वो समरीज जो होंगी वो आपको, जो रिवीजन करने के लिए आपने शुरू में पढ़ इससे लिए, लेक्चर ले लिए, फिर इसके बाद आपको सिर्फ क्या करना होगा, समरीज को गो थ्रू करना होगा, जिससे आप क्विकली रिवाइज कर लेंगे। ठीक, बिल्कुल, ठीक है ना, ऐसी समरीज हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, इंशाल्लाह पास पेपर्स हम मैक्सिमम जितने होंगे वो क्लास में करने की कोशिश करेंगे। कुछ मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, बाकी इंशाल्लाह हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तो एक अच्छी प्रैक्टिस इंशाल्लाह करेंगे जिससे सारी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। हाँ भाई, क्या लिखेंगे? 4 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स पढ़े थे? हाँ, एज इट इज यही लिखना है, एज इट इज यही लिखना है। ठीक है, अच्छा जी, एक क्वेश्चन करते हैं। अ फ्रेंड ऑफ योर्स, क्वेश्चन 5, a friend of yours has invested in the shares of Ascender Limited. On receiving the company's annual report, he made the following comments. The auditor has expressed an unqualified opinion. Since the auditor must have arrived at his opinion after testing majority of the transactions. ये क्या है, क्या है ये? उसकी परसेप्शन है। क्या है ये, बात क्या पढ़ रहे हैं? मेरा एक दोस्त है, उसने एक असेंडर लिमिटेड में इन्वेस्ट करा हुआ है। जैसे ही एनुअल रिपोर्ट आई उसके सामने, तो उसके कुछ कमेंट्स थे। वो कमेंट्स कहाँ से आए? परसेप्शन से। क्या परसेप्शन है कि ऑडिटर ने अगर तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिया, अनक्वालिफाइड क्या ओपिनियन होता है? क्लीन ओपिनियन, मतलब प्रेजेंट फेयरली, ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, तो ऑडिटर इस ओपिनियन पे अगर आया है, तो वो जब भी आया होगा उसने सारी ट्रांजेक्शन, मेजॉरिटी, सैंपल की बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करा होगा। वो क्या है उसकी परसेप्शन, एक्सपेक्टेशन गैप। Therefore, the financial statement are correct in all respects. क्या पूरा पेपर आपका सही होगा? हो सकता है मिस स्टेटमेंट्स हो, लेकिन वो मटेरियल ना हो। इधर क्या बोल रहे, ऑल रिस्पेक्ट्स, ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट नहीं बोला इसने। इसकी सोच क्या है? ऑल रिस्पेक्ट, ऑल मटीरियल नहीं कह रहा। सिंस
no control deficiencies and fraudulent conduct had been reported by the auditor. वो बोल रहा है कोई कंट्रोल डेफिशिएंसी भी उसने रिपोर्ट नहीं करी ऑडिटर ने, और कोई फ्रॉड एक्टिविटी का भी नहीं बताया। क्या कंट्रोल डेफिशिएंसी का बताना, क्या फ्रॉड का बताना, क्या ऑडिटर की जिम्मेदारी है? नहीं। ठीक है। आई कैन से, और आगे क्या कह रहा है, आई कैन सेफली इन्वेस्ट further amount of money in the company because there is no risk that I will lose my money due to fraudulent conduct of management or misrepresentations in the financial statement. Write a letter to your friend to remove his misconceptions related to the audit of financial statement, including brief explanation of point of view. 5 से 10 मिनट लें, जल्दी से करें, पेन चलाएं। 11:30 तक हम इंशाल्लाह क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, चीजें समझ में आई? कोई चीज में कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ऊपर से तो नहीं जा रहा ऑडिट? ऑडिट बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, मजा आएगा ऑडिट पढ़ने में, बेफिक्र हो जाए, बहुत इंजॉय करोगे ऑडिट में। सबसे पहले ये बताओ कि ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, मकसद क्या है ऑडिटर का? टू प्रोवाइड अ रीजनेबल assurance whether financial statement are free from material misstatement, ठीक है, एंड प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये उसका मकसद है। क्यों रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं? क्योंकि एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। ठीक है, और फिर लिखना कि भाई ऑडिटर का काम, कंट्रोल्स की जिम्मेदारी ऑडिटर की नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। फ्रॉड से बचाने की जिम्मेदारी, फ्रॉड को डिटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ऑडिटर सिर्फ क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग लेता है, ठीक है, टू असेस द रिस्क। ठीक है, अदरवाइज ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो फ्रॉड को डिटेक्ट करे या प्रिवेंट करे। ठीक है, ये बात आपने सिंपल सी बतानी है, खत लिखना है अपने दोस्त को। ठीक है, तो जल्दी से। अच्छा, सेशन चल रहा है, ठीक है, चलो इसको जल्दी से करो, जितने भी जो और स्टूडेंट्स भी हैं वो भी जल्दी से इसको करें, और नेक्स्ट क्लास में मुझे लाजमी सेंड करें। आप ग्रुप में ऑडिट के, ऑडिट का ग्रुप ज्वाइन कर लें, आंसर लाजमी करके आप मुझे चेक करवाएंगे जो आपने आंसर करा है, और फिर हम उसका फर्दर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह और भी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी हमारे क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर में आए, आसान आसान क्वेश्चन है, जो कि हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसी से लिंकिंग करके हमें चीज़ें करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, कोई सवाल आपका? कोई सवाल नहीं है, सब समझ में आ गया? हाँ, कुछ कुछ रिलेटेड सवाल नहीं है कि सर ये क्या होगा, कैसे करेंगे, ऑडिट कैसे होगा, कब तक कोर्स खत्म होगा? इतने सारे सवाल होते हैं यार बच्चों के, मैं खुद सवाल करता था। हाँ, टाइम क्या है यार? टाइम अक्टूबर के क्या तारीख है आज? 11 तारीख, खत्म हो जाएगा। नवंबर